हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे पहले ही जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज बीन डेवलप्ड बाय फ्योल को डिस्कस कर लिया है। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस प्रिंसिपल इज बीन डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका पूरा नाम क्या था? फ्रेडरिक विंसलो टेलर था। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल थे वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने डेवलप किए और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल डेवलप किए हैं। उन 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल में से जो हमारा पहला प्रिंसिपल था दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। एज पर दिस प्रिंसिपल, सर टेलर वाज द स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी वर्क देयर इज वन बेस्ट मेथड एंड दैट बेस्ट मेथड कैन बी नोन विद द प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर का यह स्ट्रॉन्ग बिलीव था, ये स्ट्रांगली टेलर मानते थे इस बात को कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को करने के लिए क्या है सर, एक सबसे बेस्ट मेथड होता है जो क्या करता है, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी लेके आता है और हम उस बेस्ट मेथड को डेवलप कर सकते हैं उस वर्क की प्रॉपर स्टडी और एनालिसिस करने के बाद। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब हैं, हमको उन जॉब के एग्जीक्यूशन के लिए भी इसी चीज को फॉलो करना है। हमको उन जॉब के एग्जीक्यूशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड को ऑप्ट करना है। मीन फ्योल का ये कहना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल वर्क होता है, हम उस वर्क को क्या करते हैं, हम उन वर्क को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। जैसे यहाँ पे जॉब 1 गई, जॉब 1 है ना, जॉब 2 एंड सो ऑन, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5। ये मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन की टोटल वर्किंग थी। हमने पहले सारे वर्किंग को आइडेंटिफाई किया कि भाई वहां पे क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है। फिर हमने क्या किया, उन वर्क को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, जिनको हमने क्या कह दिया, जॉब कह दिया। जैसे कि आपका स्कूल, आपके स्कूल में क्या क्या पढ़ाना है, पहले ये चीज को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उनको जॉब बना दी गई। जॉब ऑफ सर अकाउंट टीचर, जॉब ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर, जॉब ऑफ बीएसटी टीचर, जॉब ऑफ फिजिक्स टीचर, जॉब ऑफ केमिस्ट्री टीचर, ये जॉब बन गई, है ना। तो अब सर टेलर के अकॉर्डिंग हर जॉब को एग्जीक्यूट करने के कई मेथड थे। हमको क्या करना है, हमको साइंटिफिक स्टडी करके सर उन कई मेथड में से एक ऐसे मेथड को चूज करना है जो सबसे क्या हो, जो सबसे बेस्ट मेथड हो, है ना। तो हम बेस्ट मेथड को कैसे फाइंड करेंगे, विद द प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस। हम हर जॉब की प्रॉपर स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उन एनालिसिस के बेसिस पर फाइंड करेंगे इस वर्क को करने के, इस जॉब को करने के क्या क्या अलग अलग मेथड हैं और उन मेथड में से वो मेथड चूज करेंगे जो क्या हो, जो सबसे बेस्ट हो। बेस्ट मेथड को चूज करके फायदा ये होगा कि दिस विल गिव मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड एट द सेम टाइम सर द वर्क विल बी एफिशिएंटली परफॉर्म्ड। एक तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी और वर्क क्या होगा, टाइमली परफॉर्म होगा। ठीक है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Now, the second principle is principle of harmony, not discard. As per this scientific principle, Taylor emphasized that there are 2 groups working in an organization, that is the employer group and the employee group. Taylor का ये मानना था कि ऑर्गेनाइजेशन 2 ग्रुप है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, और जनरली इन दोनों ग्रुप में क्या है, द सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड अराइजेस। डिस्कॉर्ड मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एक्स, जहाँ पे एक साइड हमारा क्या है, एक साइड हमारा एम्प्लॉयर बैठा हुआ है और दूसरी साइड कौन है, हमारा एम्प्लॉई है। मैंने एम्प्लॉयर को YER से रिप्रेजेंट किया है और एम्प्लॉई को YEE से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिस्कार्ड। अगर डिस्कार्ड का मतलब क्या है, एम्प्लॉय का ये मानना, एम्प्लॉयर का ये मानना होता है कि एम्प्लॉय आर गुड फॉर नथिंग। ये गुड फॉर नथिंग है, ये हमेशा क्या है, इनको हम ज्यादा पे करते हैं और ये हमेशा काम करते हैं। जबकि एम्प्लॉय का क्या मानना होता है कि दे आर ऑलवेज अंडर पेड एंड ओवरबर्डन, है ना। एम्प्लॉयर का बिलीव क्या है, दैट एम्प्लॉय आर गुड फॉर नथिंग, नॉट गुड, एंड एट द सेम टाइम इसका क्या मानना है, दैट दे आर ओवरपेड। जबकि एम्प्लॉय का क्या मानना है, दैट दे आर ओवरबर्डन एंड दे आर अंडरपेड। यही सिचुएशन है किस चीज की, डिस्कार्ड की। इसी वजह से हमेशा क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में तनातनी होती है ना। तो अगर बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन करना है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल पे, अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, तो द ग्रुप दैट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, दोज इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन अ ग्रुप मस्ट वर्क इन हार्मोनी। इन दोनों को कैसा वर्क करना चाहिए, दे मस्ट वर्क इन हार्मोनी।
Harmony means with mutual give and take relationship. Both must work for the betterment of each other. There must be presence of partnership among the employer and employee. इनके बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए. कैसे एम्प्लॉय होना चाहिए? एम्प्लॉय हमारा ट्रेंड होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए. देखिए हमारे एम्प्लॉय कैसे होने चाहिए? हमारे एम्प्लॉय क्रिएटिव होने चाहिए एंड इनोवेटिव होने चाहिए. अगर हमारे एम्प्लॉयर ट्रेंड और क्वालिफाइड हैं और हमारे एम्प्लॉय जो हैं वो क्या है? क्रिएटिव, वो इनोवेटिव हैं और इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप है, ठीक है, दैट दे आर वर्किंग विथ हार्मोनी, दे आर वर्किंग विथ कंप्लीट गिव एंड टेक रिलेशनशिप, तो पक्की बात है इसका जो बेटरमेंट हो, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाएगा. इसका फायदा किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा. हार्मनी नॉट डिस्कार्ड में ही टेलर ने बात की थी मेंटल रिवोल्यूशन की. मेंटल रिवोल्यूशन मीन्स व्हाट? सर टेलर ने बोला देयर मस्ट बी कंप्लीट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय. कंप्लीट चेंज मीन्स व्हाट? दिस इज एम्प्लॉयर एंड दिस इज एम्प्लॉय. कुछ कॉपरेट एम्प्लॉयर करे, कुछ कॉपरेशन एम्प्लॉय की तरफ से हो और बेटरमेंट किसका हो? बेटरमेंट हो जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन का. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी वाइज, दैट इज द मेंटल रिवोल्यूशन. जहाँ पे एम्प्लॉय क्या करे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ गेन को शेयर करने के लिए राजी हो और एम्प्लॉय क्या करे? एम्प्लॉय वर्क करे अपनी लॉयल्टी एंड कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी से, ठीक है. तो अगर दोनों क्या करेंगे? इस तरीके से वर्क परफॉर्म करेंगे, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के गेन को शेयर करे अपने एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय क्या करे? ऑनेस्टी से, कमिटमेंट के साथ वर्क को परफॉर्म करे, तो उसका बेटरमेंट किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन. तो इन द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, टेलर ने क्या कहा? टेलर ने कहा दैट डिस्कार्ड मस्ट बी रिप्लेस्ड विद हार्मनी. ऑर्गेनाइजेशन में सब वो इंडिविजुअल जो कि ग्रुप में काम कर रहे हैं सर, उनके बीच में क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट हार्मनी, दे मस्ट वर्क विद गिव एंड टेक रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी गुड पार्टनरशिप अमंग्स देम, जहाँ पे एक दूसरे को लोग अंडरस्टैंड करके क्या करें? वर्क परफॉर्म करें, ठीक है, एक दूसरे के बेटरमेंट के लिए वर्क परफॉर्म करें. तो इससे क्या होगा? इससे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी, ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी? ग्रोथ होगी. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये जो प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का, दिस इज व्हाट एक्चुअली वी कैन से दैट दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड. हमारा हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, इससे पहले वाला तूने प्रिंसिपल पढ़ा था, उसी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन हुआ क्या? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये प्रिंसिपल कैसा कहता क्या है? इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म का मतलब यहाँ पे क्या है? दैट द मैनेजमेंट डिसीजन आर नॉट टेकन इन आइसोलेशन. मैनेजमेंट का जो डिसीजन है, जो डिसीजन मेकिंग फंक्शनिंग है, वो बंद कमरों में नहीं होता. नॉट इंडिविजुअलिज्म. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर फोकसिंग ऑन द कॉपरेशन, ठीक है. दैट सर मैनेजमेंट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग डिसीजन फॉर द वर्कर, मैनेजमेंट जो क्या करता है? जब मैनेजमेंट डिसीजन फॉर्मुलेट करता है, डिसीजन लेता है, किससे रिलेटेड? वर्कर्स से रिलेटेड, तो मैनेजमेंट मस्ट टेक द वर्कर इन कॉन्फिडेंस. मैनेजमेंट मस्ट involve the worker, management must involve the worker, must inform the worker and must take the worker in confidence. जब भी मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है वर्कर से रिलेटेड या वर्कर के लिए, तो ऐसे डिसीजन को लेने से पहले मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को वर्कर्स को उस डिसीजन मेकिंग फंक्शन में इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको उस डिसीजन से इन्फॉर्म करना चाहिए और साथ साथ वर्कर को कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहिए. मतलब वर्कर से भी ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या वर्कर के लिए जो टारगेट सेट किया गया है, क्या वो फीजिबल टारगेट है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या वर्कर उस टारगेट को उस सेट टाइम पीरियड में अटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर मैनेजमेंट ने वर्कर के लिए डिसीजन लेने से पहले इन काम को किया है, तो व्हाट विल हैपन? दिस विल आल्सो गिव द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द वर्कर्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ दैट सेट टारगेट. अगर मैनेजमेंट ने ऐसा किया है, इन काम को किया हुआ है, तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि वर्कर भी क्या करेगा? अपना पूरी कोशिश करेगा सर उन टारगेट को अटेन करने के लिए जो कि मैनेजमेंट के द्वारा फिक्स किए गए हैं.
तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉपरेशन, कि सब मैनेजमेंट डिसीजन को बंद कमरों में आइसोलेशन में मत दीजिए। सब मैनेजमेंट डिसीजन जिनके लिए लेना है डिसीजन, आप उनसे क्या कीजिए, आप उनसे सर इन्वॉल्व कीजिए डिसीजन मेकिंग फंक्शन में, आप उनको इन्फॉर्म भी कीजिए और साथ साथ उनको क्या कीजिए, उनको कॉन्फिडेंस भी लीजिए, उनसे कंसल्ट कर लीजिए कि इस डिसीजन को, इस टारगेट को वो वास्तव में सेट टाइम पीरियड में अटेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर वर्कर के किसी डिसीजन से मैनेजमेंट को फायदा होता है, अगर वर्कर के किसी डिसीजन से क्या होता है, मैनेजमेंट को बेनिफिट मिलता है, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उस बेनिफिट के बदले में वर्कर को रिवॉर्ड भी करना चाहिए। इससे वर्कर क्या होगा, और भी ज्यादा इंकरेज होगा और ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में अपने मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन को देने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा। दिस इज व्हाट वी एम्फसाइज इन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। ऊपरी आपको क्लियर है? इंडिविजुअलिज्म सर मैनेजमेंट के डिसीजन इंडिविजुअली आइसोलेशन नहीं, ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया और फिर हमने कहते उसको इम्प्लीमेंट कर दिया वर्कर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको करें कोऑपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए। कोऑपरेशन की फीलिंग मतलब हमको वर्कर के लिए डिसीजन लेना तो वर्कर को इन्फॉर्म करना चाहिए, वर्कर को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए। ऐसा करने से वो भी विलिंग कंट्रीब्यूशन करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग को अटेंड करने में हेल्प करेंगे। और साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमारा जो प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हमारे हार्मनी नॉट डिस्कार्ड के प्रिंसिपल का ये क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। और हार्मनी नॉट डिस्कार्ड वाले प्रिंसिपल में हम किसकी बात करते हैं आपसे, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड वाले प्रिंसिपल में बात की गई है किसकी, मेंटल रिवोल्यूशन की। ये याद रखना 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल इज द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है, पर्सन मीन्स वर्क फोर्स, दोज इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। टेलर कहते हैं कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स काम कर रहे हैं उनको डेवलप करना उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक, जितना वो डेवलप कर सकते हैं उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी उनको क्या करना, डेवलप करना। और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए देखो हमने टेलर ने किस पे फोकस किया, एफिशिएंसी शुड बी टेकन केयर राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट किया जाता है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनता है, जब जॉब पे अप्लाई करता है, तभी उसका सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, उसका सिलेक्शन साइंटिफिक होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय का सिलेक्शन साइंटिफिक सिलेक्शन है तो क्या करेगा, वो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को एनहांस करेगा। आप कहोगे साइंटिफिक सिलेक्शन, साइंटिफिक सिलेक्शन मतलब क्या होता है, हर जॉब की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना, हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन से क्या करे, से मैच करे। तो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो कैंडिडेट जो एप्लीकेंट है उसकी क्वालिफिकेशन से क्या करे, वो मैच करे। जब वो मैच करेगी तभी क्या होना चाहिए, तभी ऐसे इंडिविजुअल का ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात समझ नहीं आई तुम्हें, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है, देखो जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट, जैसे आपके स्कूल में अकाउंट्स की टीचर की अगर रिक्वायरमेंट है तो अकाउंट्स की टीचर की रिक्वायरमेंट है तो किसी को अपॉइंट कर लिया जा सकता है क्या, नहीं, ऐसे इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, जिसका इसका अकाउंट्स का नॉलेज हो, अकाउंट्स का नॉलेज हो, साथ साथ क्या हो, अकाउंट से रिलेटेड उसके पास डिग्री हो, वो कम से कम एमकॉम किया हो, बीएड किया हो, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या जॉब की रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है, उसके अकाउंट्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस इंडिविजुअल की क्वालिफिकेशन क्या है कि इसके पास एक्सपीरियंस है अकाउंट्स पढ़ाने का, इसके एमकॉम की डिग्री भी है, साथ साथ उसके अकाउंट्स का बड़ा परफेक्ट नॉलेज भी है। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब के रिक्वायरमेंट से क्योंकि मैच कर रही है, इसलिए इस इंडिविजुअल का इस जॉब के लिए सिलेक्शन होना चाहिए। ये कैसा सिलेक्शन है, दिस इज अ साइंटिफिक सिलेक्शन where the requirement of the job is matching with the qualification of the individual। तो टेलर ने यही कहा कि सर एफिशिएंसी शुड बी टेकन केयर राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। सर जब एम्प्लॉय को हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना रहे होते हैं, जब उसका सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसी टाइम क्या करते हैं, उसी टाइम उसकी एफिशिएंसी का ध्यान रखा जाता है और उसका सिलेक्शन कैसा सिलेक्शन होता है, साइंटिफिक सिलेक्शन होता है, जहां पर उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जॉब के रिक्वायरमेंट से मैच करती है, तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज उसका सिलेक्शन हो पाएगा नहीं। और उसके सिलेक्शन के बाद अब उसको कैसा वर्क असाइन किया जाएगा,
हमने अपॉइंट किया, अकाउंट्स के लिए रिक्रूट किया और बोला भैया चलो इंग्लिश पढ़ाओ, तो वो पढ़ा पाएगा क्या? वो पढ़ाएगा तो, लेकिन वो टीचर अच्छे से पढ़ाएगा नहीं, अपनी एफिशिएंसी का यूटिलाइजेशन वो कर पाएगा नहीं ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए। तो इसलिए बात की गई कि सर जॉब असाइन एज पर द नॉलेज एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया, साइंटिफिक सिलेक्शन कर लिया, तो उसके बाद उसको जो वर्क असाइन करेंगे वो कैसे करेंगे? उसके नॉलेज और इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। मतलब हर एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है उसको कोई भी वर्क नहीं असाइन कर दो, उसको वर्क कैसे असाइन करो? वो भी साइंटिफिक तरीके से वर्क असाइन करो। मतलब पहले उसकी नॉलेज और ध्यान को, नॉलेज और इंटरेस्ट को ध्यान में रखो और फिर उसके नॉलेज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करो, उसको वर्क असाइन करो, उसको जॉब असाइन करो और फिर वो अपनी जॉब को प्रॉपर तरीके से परस्यू कर पाए। इसके उसको क्या करो? इसके उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। वर्क को करने से पहले उसको क्या करनी चाहिए? उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, है ना। उसको वर्क के बारे में बताना चाहिए, वर्क को एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहिए, ठीक है, और जो नेसेसरी गाइडेंस होता है जो वो सब देना चाहिए। तो ये दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? ट्रेनिंग। जब हम ऐसा करेंगे, एम्प्लॉय का साइंटिफिक सिलेक्शन करेंगे, उसको वर्क असाइन करेंगे उसके नॉलेज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और वर्क को एग्जीक्यूट करने से पहले, वर्क की शुरुआत करने से पहले उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसको गाइडेंस देंगे, इन्फॉर्म करेंगे, मोटिवेशन देंगे, वर्क को एग्जीक्यूट करके दिखा देंगे, तो क्या होगा? ऐसे करने की वजह से एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक, ठीक है। वो बेहतर तरीके से वर्क को परफॉर्म कर पाएगा, वो मिनिमम रिसोर्सेज यूज करेगा, मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा? जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को हायर वेजेस और सैलरी देगी, जिससे एम्प्लॉय की प्रॉस्पेरिटी क्या होगी? इनहांस करना शुरू कर लेगी। दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स टू देयर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल्स। इस प्रिंसिपल का दूसरा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू देयर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क फोर्स, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको उनकी पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या करना? डेवलप करना। क्यों भाई? हम एम्प्लॉय को डेवलप करने, उनके पोटेंशियल को डेवलप करने में ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंटरेस्टेड है? ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के पोटेंशियल को डेवलप करने में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय एफिशिएंट होते चले जाएंगे, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जितने ज्यादा एफिशिएंट होते चले जाएंगे, जितने ज्यादा स्किल्ड होते चले जाएंगे, उतनी ज्यादा ही ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? सक्सेसफुल होती चले जाएगी, उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी, डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बड़ा स्किल्ड है तो क्या करेंगे? वो बेस्ट वर्क परफॉर्म करेंगे, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करेंगे, ठीक है, वर्क को टाइमली कंप्लीट कर लेंगे, फर्म की सेल्स को मैक्सिमाइज करेंगे। इस सबसे क्या होगा? प्रॉफिट जो फर्म का होगा वो बढ़ेगा और जो फर्म की कॉस्ट हो क्या होगी? वो घटेगी और ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। थैंक यू सो मच। होपफुली यहाँ तक आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है।